तो इस सीरीज के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में होपफुली आपको पता होगा, नहीं तो पॉज करके पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आएंगे। ये रहा आपके सामने। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो करेक्ट जवाब है इसका, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड टर्बाइंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने कि इन विंड पावर जनरेशन energy source that is converted into electric energy is kinetic energy. This kinetic energy is carried by the moving air molecule and it's harnessed by the wind turbines. When wind blows, it causes the turbine blades to rotate. फिर जो ट्रांसफॉर्म करती है मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में, और जनरेटर देन यूटिलाइजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। देखो ये एक अमेजिंग फिनोमिना है सेमीकंडक्टर के लिए। वैसे देखा जाए कंडक्टर सेमीकंडक्टर है ना, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो बढ़ेगा। वहीं पे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर में। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। जो सेमीकंडक्टर है, पहले इसका जवाब समझ लीजिए। इसका जवाब है डिक्रीजेस। अब जो सेमीकंडक्टर है ना, उसकी अगर कंडक्टिविटी देखा जाए तो ऑब्वियस है कंडक्टर से कम होती है, बट जैसे जैसे उसको हीटअप करते हैं ना, तो हीटअप करने पे क्या होता है कि वहां पर उसमें प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो करंट क्या है, एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो जितना ज्यादा पार्टिकल मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना कम होगा। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि हीटिंग इंक्रीजेज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन द सेमीकंडक्टर, और अगर ये चार्ज कैरियर ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल विद कंडक्टिविटी लोअर देन कंडक्टर और रेजिस्टेंस लोअर देन इंसुलेटर। नॉर्मल टेम्परेचर पे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दैट्स वाई दे बिहेव एज एन इंसुलेटर। हीट करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं और इस वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिलाई ऑन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारा कुछ है। अब प्योर सेमीकंडक्टर इज नाइदर पी टाइप और एन टाइप। अब पी टाइप एन टाइप क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि प्योर सिलिकॉन है, माफ कीजिएगा, प्योर सेमीकंडक्टर है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, है ना। वहीं पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो होते हैं जब उसमें प्योर में मतलब इंट्रिंसिक में हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। वो इम्प्योरिटीज दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, या तो पेंटावैलेंट होगा या ट्राइवैलेंट होगा। अगर वो पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 5 होती है, एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक है ना, बिस्मथ एक्सेट्रा, वो फास्फोरस भी हो सकता है। वेयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ चार्ज कैरियर। वहीं पे पी टाइप की बात किया जाए तो मिक्स्ड विथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, बोरॉन एक्सेट्रा। अभी चलो थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा देता हूँ, इधर ही जगह है। देखो सिलिकॉन की बात किया जाए तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। तो जब इसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स है ना, इसमें जब हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट की वैलेंसी कितना हो गया, मान लो पेंटावैलेंट हमने मिला दिया आर्सेनिक, ठीक है। अब उसके पेंटावैलेंट है तो ऑब्वियस उसकी वैलेंसी होगी 5, है ना। तो देखो ये इससे बॉन्ड कर लेगा, इससे इससे और इससे, मतलब चारों तरफ रहता है वो बॉन्ड कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बच जाएगा। इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई जब पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हैं इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। वहीं पर जब हम 3 चार्ज वाला मिलाते हैं, मतलब 3 वैलेंसी वाला, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3, 1 2 3। तो मान लो ये वाला है ना, एक सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया इसने, एक दूसरे से, इसने तीसरे से। अब यहाँ पे एक वैकेंट, एक जगह खाली बच गया जिसको होल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, होल पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इसलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। चारों में से नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है। करेक्ट जवाब है नाइलॉन जो है वो आर्टिफिशियल पॉलीमर है, ना कि नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, नाइलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर दैट इज मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड कोल। नाइलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन पॉलीमर दैट इज फॉर्म बाय द
रिएक्शन ऑफ डाई एमाइंस एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो आगे बढ़ जाते हैं कि ब्रॉन्ज क्या है। तो ब्रॉन्ज देखो एक अलॉय है कॉपर और टिन का। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आपको क्या करना है, इस लिस्ट को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार, है ना। कि ब्रास, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, सोल्डर, इन सब में कौन कौन सा कंपोजिशन, कौन कौन सा मेटल का कंपोजिशन होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो इस पूरे लिस्ट को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। केवल कार्बन का बना होता है, केवलर नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, ग्रेफीन बिल्कुल, स्पाइडर सिल्क बिल्कुल नहीं। तो ग्रेफीन जो है वो क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का, दैट्स व्हाई इट इज फुली मेड ऑफ कार्बन। ठीक, पढ़ा ही है हमने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। सारा कुछ उसके बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन और केवलार के बारे में पता है कि उससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। स्पाइडर सिल्क नया चीज है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक नेचुरल प्रोटीन बेस्ड फाइबर प्रोड्यूस बाय स्पाइडर है। इट इज नोन फॉर इट्स रिमार्केबल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और लाइट वेट नेचर। स्पाइडर सिल्क हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन किसमें, मेडिसिन के फील्ड में, मटेरियल साइंस में, और ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, वो होता है करेक्ट जवाब हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। ऐसा क्यों, ध्यान से समझो। यहाँ उसके आई से लेकर, है ना, टो तक, ठीक है, इसका इमेज बन जाता है हाफ साइज के मिरर में, हाफ साइज के मिरर में। अच्छा, ऊपर का क्या हुआ, फिर ऊपर का भी बन जाता है। ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। क्योंकि लाइट जो है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे काम करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एक आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। इसलिए आई से लेकर टो तक का इमेज जो है इस शीशे पे बन जाता है, मतलब प्लेन मिरर पे बन जाता है। सेम मैनर में यहाँ पे देखो, आई से लेकर हेड तक, यहाँ से लाइट गया तो टकरा के वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइट गया, टकरा के ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से उस पूरे शीशे में ये जो पूरा का पूरा बॉडी है उसका इमेज बन जाएगा। दैट्स वाई जब भी किसी भी इंडिविजुअल, अगर ये सर्टेन डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस भी मैटर करता है ना, तो जब भी किसी भी इंडिविजुअल का पूरा इमेज ऑब्टेन करना होता है किसी भी प्लेन मिरर में, तो क्या करते हैं, उसके हाफ साइज का मिरर लाते हैं, उससे काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ तो बता ही दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मेड अप ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट हैविंग अ लेयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक सिल्वर नाइट्रेट या फिर एल्यूमिनियम बियॉन्ड इट। कभी आपने शीशा देखा होगा तो पीछे के साइड में क्या होता है, पेंटिंग की होती है, ठीक है। वो क्या होता है, एक्चुअल में सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम होता है उसके पीछे, सच दैट कि ओपेक हो जाए और लाइट जो पड़े वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, ना कि वो एंटर कर जाए, ठीक है। अब जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन पे जिस इमेज को ऑब्टेन कर पाते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और वो होता है सिनेमाघरों में। देखा होगा आपने कि यहाँ से, है ना, एक सोर्स से लाइट जो है इंसिडेंट कराई जाती है स्क्रीन पे, वहां पे इमेज बनता है, तो रियल इमेज हो गया। बियॉन्ड द मिरर मतलब यहाँ पे देखो, मिरर अगर यहाँ पे है, किधर, हाँ यहाँ पे है, और ये पर्सन अगर 10 मीटर पे है मान लेते हैं, तो उसका इमेज भी कितना दूर बनेगा, 10 मीटर। ऑब्वियस है वर्चुअल है तो आपको दिखाई तो देगा नहीं, बट जितना दूर ऑब्जेक्ट है उस प्लेन मिरर से उतना ही दूर उसका इमेज भी बनता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, ऐसा नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनता, इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है। सेम साइज का बनता है कि अगर इंसान मान लो 1.5 मीटर का है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर का ही इमेज बनेगा। सेम डिस्टेंस पे बनता है, बता ही दिया। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट है एल तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, ठीक है। देखा होगा आपने एम्बुलेंस वगैरह लेफ्ट टू राइट लिखा होता है ना, इधर लिखा होता है राइट टू लेफ्ट लिखा होता है, तो वो क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन हो गया। मतलब कि अगर सीधा है ए बी सी तो उसका अगर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो क्या हो जाएगा, सी बी ए, है ना, सी बी ए, सी बी। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। नो चेंज इन द स्पीड मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करे ना 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका इमेज भी मूव करेगा मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो ये है कि नो चेंज इन द स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन द टू प्रॉपर्ली कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे आर हैविंग। देखो करंट फ्लो क्यों करता है, जब देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा कि अगर दो बॉडी पे सेम पोटेंशियल है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बिटवीन देम। अगला है प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज। देखो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है
एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। ऐसा क्यों, ध्यान से समझो। ये जो सोप बबल है, इस पे क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है ना, उसके सरफेस पे सरफेस टेंशन की वजह से जो अंदर वाला प्रेशर है उसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा P माइनस पी ए का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है। अगर यहाँ सोप बबल है तो 4T/R हो जाएगा, अगर वहीं ड्रॉपलेट रहता तो 2T/R होता है ना। अब इसको ध्यान से समझो, अगर आप फिजिक्स वाले हो तो डिटेल में समझ पाओगे, नहीं भी हो तब भी समझ पाओगे, डोंट वरी, ऐसा समझाऊंगा। देखो ये है कोई भी सोप बबल, ठीक है, तो उसके अंदर का जो प्रेशर है ना उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, जो होता है P माइनस पी है, जो कि इक्वल होता है 4T/R के, जहाँ पे T जो है सरफेस टेंशन है, जो सरफेस है ना बबल का उसमें टेंशन होता है, ठीक है। टेंशन वो वाला नहीं जो आप पढ़ाई का लेते हो, है ना। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो जो सरफेस टेंशन है डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दिस बबल, ये होता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। तो अब बी से ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अगर कम रहता तो P इक्वल टू पी ए हो जाता है ना, मतलब बराबर रहता। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, वही चीज़ जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि रहा ये आपके सामने। बोल रहा हूँ कि इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार वन हैज़ टू पुश हार्डर टू कीप इट मूविंग। कंक्लूजन है इसका, द वेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस द वेट व्हीलर, ऐसा ऐसा चारों। अब समझाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट आपको। देखो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहता है, यहाँ पे क्या है, लोडेड कार्ट का है, तो लोडेड कार्ट अगर रेस्ट में है तो उसके जो व्हील है ना, उसके जो पहिए हैं, व्हील हैं, तो वो इंटरलॉक हो जाता है सरफेस से, जहाँ पे भी वो है ना लोडेड कार्ट खड़ी होती है। तो अगर ये क्या है, इंटरलॉक है, तो उसको मूव कराने के लिए इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी पड़ती है। अब इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको एक्सेस फोर्स लगाना पड़ता है इस पे मूव करने के लिए, ठीक है। और इसी फ्रिक्शन को, जो इंटरलॉकिंग की वजह से, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। नाम से भी लग रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा उस पे, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उस पे, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार ये लोडेड कार्ट मूव करने लगी तो ये जो इंटरलॉकिंग है ना वो बहुत ही कम हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से उसको कम फोर्स लगाकर भी चलाया जा सकता है, ठीक है। और इस टाइम पे ऐसा नहीं कि जब चल रहा है कार्ट तो उस समय कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे लगे हुए फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ठीक है। तो ये देखा गया कि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में से काइनेटिक फ्रिक्शन में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वही चीजें हैं। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू, चार ऑप्शन है, चार में से करेक्ट जवाब कौन सा है, सेंटीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ग्रेविटेशनल या फिर सम अदर फोर्सेस। ध्यान समझो होता क्या है, ये है हमारा अर्थ, क्या है अर्थ, इसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं सैटेलाइट, है ना। अब देखो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और सैटेलाइट भी है। न्यूटन ने बोला था जब भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में फोर्स लगेगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव टाइप का, है ना, मतलब ये हमेशा अर्थ जो है इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या चाहता है, आना नहीं चाहता, इसलिए मूव करना स्टार्ट करता है। मूव क्यों करता है, सच दैट जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है जो बैलेंस करता है। जो वो सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, मतलब सेंटीपिटल फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस आउट करेगा और ये ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रुका, सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा और सीधे ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेगा। दैट्स वाई कोई भी चीज जो स्पेस में होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होती है, बिकॉज दीज टू फोर्सेज मस्ट बैलेंस ईच अदर। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स। तो करेक्ट जवाब उसका हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज। तो देखो रेड लाइट जो होती है, विबग्योर आपने बचपन में पढ़ा होगा, विबग्योर, है ना। वेव में क्या सीन है कि इधर से अगर इधर जाओगे तो वेव लेंथ क्या है, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं वेव लेंथ को, इंक्रीज करता है। मतलब रेड का जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर इधर राइट से लेफ्ट आओगे तो एक फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीज करती है। तो वैसे समझो ना, वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर वेव लेंथ ज़्यादा होगा फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो जो रेड लाइट है उसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है, दैट्स वाई उसको हम सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल करते हैं, सो दैट उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो ऑप्शन है इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है ना।
सारे में। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वजह से रेड लाइट अलाउज इट टू स्केटर्ड लेस, है ना, कम स्केटर्ड होती है और पेनिट्रेट करती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज फॉग, मिस्ट या फिर मोर इफेक्टिव कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू या फिर ग्रे। ठीक है, इसलिए ये रेड लाइट को मोर विजुअल बनाती है ड्राइवर्स के लिए इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन, जैसे कि लो विजिबिलिटी सिचुएशन, है ना। इससे इनहेंस होता है रोड सेफ्टी। Therefore, the choice of red light is primarily based on the wavelength property, ensuring that traffic signals are effective and easy to see. Next, फिर से रेड कलर आ गया ऑफ द सन एट, बोल रहा द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे भी मैं समझाता हूँ। फिनोमिना एक होता है जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, इसकी वजह से ये, इसी का करेक्ट जवाब ये है। होता क्या है समझो, यहाँ पे आपको, है ना, अर्थ का सरफेस मान लो यहाँ पे हो सरफेस में, ठीक है, और होराइजन पे यहाँ पे सन जो है क्या हो रहा, उग रहा, उग का मतलब समझ, राइज हो रहा। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर की, वहाँ पे ऑब्वियस है छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल है, क्या हुआ, विबग्योर लाइट है। विजिबल लाइट क्या है, विबग्योर, राइट। तो विबग्योर में जितने भी लाइट हैं उसमें से रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सारी की सारी लाइट्स जो है स्केटर्ड हो जाती है, केवल रेड बचती है। डेट्स वाई सनराइज और सनसेट दोनों के टाइम पे हमें जो सन का कलर है वो कैसा दिखता है, रेड या फिर येलोइश दिखता है। ठीक है, रेडिश दिखता है। तो इसका जवाब क्या है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया, है ना, कि सारी लाइट स्केटर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर लो वेवलेंथ, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, वो कम स्केटर्ड होती है, वही हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए वो हमें दिखता है ना। चलो, ये है रेले स्केटरिंग वाई द स्काई इज ब्लू। अब देखो सनसेट के टाइम पे तो मैंने आपको समझा दिया, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, कि वाई द कलर ऑफ सन कैसा दिखता है ना, स्काई कैसा दिखता है उस टाइम पे, रेडिश दिखता है। वहीं पे अगर नून की बात किया जाए तो वहाँ पे लेट एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए स्केटरिंग नहीं होती, बहुत कम होती है, इसलिए हमें आसमान कैसा दिखता है, ब्लू स्काई दिखता है ना, और सन कैसा दिखता है, येलो सन दिखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्केटर्ड ही नहीं हुआ, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, विबग्योर, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर दो पैरेलल मिरर है उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो तो उसका कितना इमेज बनेगा, तो ओके सर एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा, फिर इसका इसमें बनेगा, फिर इसका ये वाला यहाँ पे बनेगा, फिर ऐसे करते करते कितने बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो यहाँ पे इमेज बना, ये इमेज इस पर्टिकुलर मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेम मैनर में यहाँ पे जो इमेज बना, ये इमेज और दूसरे वाले मिरर के लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, फिर उसका इमेज बनेगा, फिर ऐसे करते करते कितने इमेज बनते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म, लाइक, है ना, बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। ठीक है, अगला है रेफ्रिजरेटर हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाई, तो किलिंग द जर्म्स नहीं, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, एकदम सही, डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। अब आंसर आ गया तो पढ़ने की आगे जरूरत नहीं, चाहो तो पढ़ सकते हो। करेक्ट जवाब है ये जो रेस्पिरेशन रेट है ना, वो कम हो जाता है, साथ में जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, अगर आप बाहर रखो खाने में तो उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से फूड जो है जल्दी खराब होता है। लेकिन अगर फ्रिज में आप रख देते हो तो फूड को कैसे प्रिजर्व करता है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट जवाब है टार्टरिक एसिड का। ऐसा कैसे समझते हैं, देखो टार्टरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अच्छा टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है, टेमरिन इसका एक सोर्स है, ध्यान में रखना। बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड वन ऑफ द एसिड्स कॉमनली यूज इन बेकिंग पाउडर। कैसे, जब एक कॉन्टेक्ट में आता है विथ अ बेस, ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा जिसका नाम है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मॉइस्चर लाइक इन डॉट या फिर बेटर, इट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से दिस गैस क्रिएट अ बबल, है ना, बबल क्रिएट करती है। इस वजह से डॉट या फिर बेटर जो है राइज करता है और बनता है लाइट और एयरी, ठीक है, फ्लफी बनता है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कि वाई पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर। अब होता क्या है, ध्यान से समझो, जो पेंडुलम क्लॉक होती है ना, समर में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और टेम्परेचर ज़्यादा रहने पर आपको पता है कि मेटल क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सपेंड वाइल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जो लेंथ है ना मेटल वॉक का, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, और हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रखो बस कि
जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से है ना क्या होगा, टाइम का लॉस होगा, किसमें, समर्स में। इसका रीजन क्या हुआ फिर कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू दिस टाइम पीरियड ऑफ यूनिट, है ना, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, होपफुली सारा कुछ बता दिया। अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जो बताया मैंने वही सारा कुछ है, उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये रहा ये लेक्चर, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, सारा कुछ समझ लिया हो। तो जैसे कि लास्ट में 2 लाइन्स रहती है आज के लिए, है कि दी ओनली लिमिट्स टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे। समझ रहे हो कि अरे हर किसी इंसान के पास लिमिटेशन है ना, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ठीक है। बट अगर आप आज अपने आज पर डाउट करोगे ना, तो वो आपके कल के रियलाइजेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा, लिमिट लगा देगा। इसलिए बिना डाउट किए, है ना, बेहतर ढंग से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आज पे काम कीजिए आप, तो ऑब्वियस है कल जो है बहुत ही बेहतर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और रियलाइज करते रहिए अपने पोटेंशियल को।